नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 मार्च 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हमें डिस्कस करने हैं। देखो ये जो बड़ा आर्टिकल है ना, ये हिजाब कंट्रोवर्सी से संबंधित है। अब इस मुद्दे पर ना कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट आ चुका है। सबसे पहले तो आप केस का नाम याद रखिएगा। केस का नाम था रेशम वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक। अब देखो जो पॉइंट्स है ना वो नए नहीं हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपनी जो जजमेंट दी ना उसमें उन्होंने क्लासरूम में हिजाब के बैन को सही ठहराया है। उन्होंने 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट, जो पिटिशनर है वो ये नहीं साबित कर सके हैं हिजाब जो है वो इस्लाम में एक एसेंशियल प्रैक्टिस है। दूसरा आर्ग्यूमेंट, फ्रीडम ऑफ पिटिशनर ने ये कहा था हिजाब को बैन करना क्लासरूम्स में ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन है। तो कोर्ट ने कहा कि क्लासरूम में आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं शो कर सकते। इवन पिटिशनर के द्वारा राइट टू प्राइवेसी का भी जिक्र किया गया था, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना कि ये सब राइट्स क्लासरूम के लिए नहीं है। तीसरा पॉइंट, कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये भी कहा कि देखो स्टेट गवर्नमेंट ने ना यूनिफॉर्म को इंप्लीमेंट करने को कहा है। जो गवर्नमेंट का आदेश है ना वो स्पेसिफिक हिजाब से संबंधित नहीं है। इवन कोई और धर्म का पर्सन भी कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ पहन के आता है तो उसे भी इजाज़त नहीं है। तो मतलब गवर्नमेंट का आदेश स्पेसिफिक मुस्लिम वुमेन के लिए या फिर हिजाब के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। तो ये सारे पॉइंट्स दिए गए कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में, जिसमें उन्हें क्लासरूम्स में हिजाब बैन पर अपहोल्ड किया। लेकिन आज के इस आर्टिकल में राइटर 2-3 बातें बोलते हैं। वो बोलते हैं, पहली तो बात, कर्नाटक हाईकोर्ट का ये कहना कि हिजाब इस्लाम में एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, ये एक प्रकार से देखो धर्म को स्टडी करने वाली बात है। कर्नाटक हाईकोर्ट कैसे इस्लाम को स्टडी करके बोल सकती है कि पिटिशनर अगर सबूत नहीं पेश कर पाए तो हम मान रहे हैं कि ये प्रैक्टिस इस्लाम का पार्ट नहीं है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में 2004 में आपको याद होगा आनंद मार्ग जो एक सेक्ट है ना, उसके तांडव डांस परफॉर्म करने पर रोक लगा दी थी स्ट्रीट्स में और कहा था ये आपके सेक्ट में एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। तो वही काम अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने किया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने रिलीजन को स्टडी करके ये माना है कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम में। क्या धर्म को स्टडी करने के लिए एलिजिबल है कर्नाटक हाईकोर्ट? दूसरा पॉइंट राइटर ये बोलते हैं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्राइवेसी जो है ये क्लासरूम के लिए नहीं है। राइटर कहते हैं देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ना एक्सेप्शंस दी हुई हैं। एक्सेप्शंस हैं जैसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। ये बताना था कर्नाटक हाईकोर्ट को कि साफ साफ कौन सी एक्सेप्शन लग रही है, क्यों हिजाब नहीं पहना जा सकता, क्यों अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, क्या इससे पब्लिक ऑर्डर वायलेट हो रहा है या फिर मोरालिटी वायलेट हो रही है, क्या इस बारे में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। तो ये 2-3 पॉइंट हैं एक्स्ट्रा इसके अलावा कि जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन अगर आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स का आएगा, और जितने आपको पॉइंट्स पता है उससे तो आप 30 मार्क्स का क्वेश्चन हैंडल कर लो। पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन आज कौन कौन से आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे? 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे क्लीन एनर्जी में सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित। दूसरा आर्टिकल डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में स्पेशल गाइडलाइंस से संबंधित। और तीसरा आर्टिकल अलग से हम डिस्कस करेंगे लाइव मिनट का रूरल टूरिज्म से संबंधित। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। रूरल टूरिज्म प्रोवाइड्स मैनी अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज वेल एज रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। रूरल टूरिज्म देखो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी और रूरल डेवलपमेंट की भी। लेकिन बहुत सारे देखो चैलेंजेस भी हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी है। इस स्टेटमेंट पे कमेंट करना है आपको 250 वर्ड्स में। इसके बाद कोट है आज का, एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव देखो ये है जो यंग लोग हैं ना उनको प्रिपेयर करना कि वो जिंदगी भर सीख सकें। ये देखो बहुत अच्छा कोट है। एजुकेशन के बारे में कुछ आपको लिखना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि देखो जो आपको पढ़ाया लिखाया जा रहा है ना वो तो आप भूल जाओगे, कितने दिन याद रहेगा। इवन पॉलिटी हम रिवाइज नहीं करते तो कुछ समय के बाद भूलने लगते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमने पॉलिटी पढ़ी, वो आर्ट हमारे अंदर जो डेवलप हुई ना कि कैसे पढ़ते हैं, वो आर्ट हमारी हेल्प करेगी आगे जिंदगी में कोई भी सब्जेक्ट नया पढ़ने में। ये एक बढ़िया चीज़ है। मतलब एजुकेशन का मकसद ये होना चाहिए स्टूडेंट को प्रिपेयर करना कि आप अपने आप से कोई नई चीज़ कभी भी सीख लो जिंदगी भर। लेकिन अफसोस हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है
किताबी चीज़ों पे, किताब में जो लिखा हुआ है ना, उस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। थॉट प्रोसेस को डेवलप करने पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, बच्चों को सोचना नहीं सिखाया जाता। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित है, वो भी क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इससे पहले कि हम आर्टिकल को डिस्कस करना स्टार्ट करें, आप ना मतलब बता दीजिए सर्कुलर इकोनॉमी का, या फिर आप डिफ्रेंशिएट करके बता दीजिए लीनियर इकोनॉमी और सर्कुलर इकोनॉमी के बीच में क्या डिफरेंस है। यहां पर देखिए आप इस पिक्चर को। लीनियर इकोनॉमी में क्या होता है, मान लीजिए हमने रिसोर्सेज की माइनिंग करी, रिसोर्स कोई भी हो सकता है जैसे आयरन, फिर उसकी सहायता से हमने प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया और बाद में उस प्रोडक्ट को फेंक दिया। समझ गए? ये है लीनियर इकोनॉमी। रिसोर्स की माइनिंग की, प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को यूज किया, उसके बाद प्रोडक्ट को फेंक दिया। फेंकने के बाद बस वो पोल्यूशन हो गया और उस प्रोडक्ट का बाद में इस्तेमाल नहीं हुआ। ये है लीनियर इकोनॉमी। जबकि सर्कुलर इकोनॉमी में ना हम रीयूज, रिसाइकल, रीमेक, इन सब चीजों पे फोकस करते हैं ज्यादा। यहां पर देखो, प्रोडक्ट बनाया, यूज किया, उसे रीयूज किया, रीमेक किया, रिसाइकल किया, ताकि रिसोर्सेज का ना मैक्सिमम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया जा सके। लेकिन हमारा ये जो आर्टिकल है ना, ये क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी पर फोकस करता है। कैसे? देखो, आज के समय में ना सिर्फ हमारी सरकार का यानी इंडिया की सरकार का, बल्कि विभिन्न देशों की गवर्नमेंट्स का ना क्लीन एनर्जी पर ज्यादा फोकस है, क्योंकि सभी देश अपने अपने ढंग से पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट की कमिटमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं, यानी क्लाइमेट चेंज जो तेजी से हो रहा है इसे एड्रेस करना चाहते हैं। बट देखो, क्या आपने कभी सोचा है, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के इतने सारे सेटअप लग रहे हैं, जैसे सोलर फोटोवोल्टिक सेल, विंड टर्बाइंस, इनसे जो वेस्ट जनरेट होता है, तो क्या इनका रीयूज होता है, रिसाइकलिंग होती है कि या फिर बस सीधा फेंक दिया जाता है? देखो, इसका आंसर ये है, अभी तक तो फेंक ही दिया जाता है। मतलब लीनियर इकोनॉमी जैसा काम चल रहा है। सोलर फोटोवोल्टिक सेल है, वेस्ट जनरेट हुआ, फेंक दिया, कोई रीयूज नहीं किया, कोई रिसाइकल नहीं किया। एक अनुमान के अनुसार 2030 आते आते टोटल जो इंडिया में इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी होगी, इससे कुल मिला के जितना वेस्ट जनरेट होगा वो होगा 325 किलो टन। और 2030 आते आते बैटरी रिसाइकलिंग की जो मार्केट होगी काफी बड़ी होगी, 23 गीगावाट आवर। तो पॉइंट देखो साफ है, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो वेस्ट जनरेट होता है ना, उनको रीयूज करना, रिसाइकल करना, रीमेक करना जरूरी है। मतलब इस क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। इसके लिए 6 सजेशंस राइटर अपनी तरफ से देते हैं। सबसे पहले देखो, आज के समय में ना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स तो हैं, जिसके अनुसार वो मैन्युफैक्चरर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को प्रोड्यूस करते हैं ना, उनकी एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जो वेस्ट जनरेट होता है ना, उसको मैनेज करने की। बट देखो, रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में ना स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर हैं, कुछ असेंबलर हैं, इंपोर्टर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो फिर हर एक स्टेक होल्डर की स्पेसिफिक गाइडलाइंस होनी चाहिए, जैसे मैन्युफैक्चरर का क्या काम है, असेंबलर का क्या काम है, इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम है। इसलिए जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है ना, उनको रिवाइज करने की आवश्यकता है पॉलिसी मेकर्स के द्वारा, यानी सरकार के द्वारा। ऐसा राइटर का पहला सजेशन है। इसके बाद दूसरा सजेशन देखो, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे सोलर फोटोवोल्टिक सेल है, अब इसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, या फिर पूरा ही अगर खराब हो गया तो इनको किसी कूड़े वाली जगह पे, ये देखो जैसे पिक्चर है, डंप कर दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। अभी फिलहाल ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं है, तो सबसे ज़्यादा तो यही प्रैक्टिस में लाया जाता है कि इनको खुले में कूड़े में फेंक दिया जाता है। बट जैसा कि आप जानते हो, देखो जो ये रिन्यूएबल एनर्जी के इक्विपमेंट्स होते हैं, इनमें काफ़ी सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं, और जिनका टॉक्सिसिटी लेवल अलग अलग होता है। अगर इनको खुले में कूड़े में फेंक दिया जाता है तो इन्वायरमेंट में लीचिंग होती है, हार्मफुल केमिकल्स इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, और फिर वो इसके बाद फूड चेन में भी एंटर कर सकते हैं। और जलाने से क्या होता है, जैसे देखो फोटोवोल्टिक सेल में अगर पॉलीमरिक इनकैप्सुलेंट लेयर को जलाया जाता है तो इससे टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
तो मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब ये है अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं ना इन रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित इक्विपमेंट्स के, उनको डंप करना यानी कूड़े में गिरना या फिर उनको जलाना, इस पर बैन होना चाहिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट, इवन देखो रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री को भी अलग अलग रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी के R&D में इन्वेस्ट करना चाहिए। रिसाइकलिंग देखो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, इसमें डिसमेंटलिंग होती है, मतलब जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी डिसमेंटलिंग होती है। डिसमेंटलिंग मतलब टुकड़ों में बांटा जाता है। डिसअसेंबली मतलब जो चीज़ काम की है, खोलने की है, उसको खोल दिया जाता है, नट वगैरह। और एक्सट्रैक्शन मतलब वही बात, जो काम का है उसे निकाल लिया जाता है। डिसमेंटलिंग तो देखो एक मैनुअल प्रोसेस है, कई बार इसे ऑटोमेट भी किया जा सकता है। जबकि डिसअसेंबली देखो इसको मैकेनिकली, थर्मली और केमिकली भी परफॉर्म किया जा सकता है। केमिकली मतलब कुछ केमिकल्स ऐड करना डिसअसेंबली के लिए, थर्मली मतलब एक रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में टेम्परेचर को इंक्रीज करना, और मैकेनिकली तो आपको पता है जैसे पेचकस से या फिर दूसरी जो चीज़ें होती हैं उससे पूरे इक्विपमेंट को आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो ज़रूर खोला होगा। तो पॉइंट देखो ये है, रिसाइकलिंग कैसे की जाए, इसमें ना स्कोप बहुत है, लेकिन हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज है ना उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है रिसाइकलिंग करने के लिए। तो इसके लिए जो इंडस्ट्रीज है ना वो रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी की R&D में इन्वेस्ट करें, या फिर देखो जो बड़ी बड़ी ग्लोबल फर्म्स है ना उनसे बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखें कि वो कैसे रिसाइकलिंग करते हैं। जो जैसे वो रिसाइकलिंग करते हैं वैसे ही इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है ना वो भी रिसाइकलिंग कर सकती हैं। इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, इनोवेटिव फाइनेंसिंग रूट्स फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। देखो वो प्लेयर्स जो रिसाइकलिंग इकोसिस्टम में लगे हुए हैं ना, मतलब जो रिसाइकलिंग के काम में लगे हुए हैं, उनको ना क्रेडिट नहीं मिलता, लोन नहीं मिलता आसानी से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक काम ये कर सकती है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को बोल दे कि भैया ऐसी फर्म्स जो रिसाइकलिंग के काम में लगी हुई है ना, इनको यार थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे दो ना, अच्छा काम कर रहे हैं बेचारे, इनको लोन की जरूरत है। ऐसा काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को बोल सकती है, या फिर अपनी तरफ से इंटरेस्ट रेट चुका सकती है। जैसे ऐसी स्कीम्स नहीं होती वो इंटरेस्ट, वो सब्सिडीज इंटरेस्ट सबवेंशन वाली स्कीम होती है, बोला जाता है कि किसानों को जैसे वैसे 8% इंटरेस्ट रेट है, आप 3% दे दो, आपकी तरफ से 5% हम चुका देंगे। तो ऐसी कोई स्कीम लॉन्च की जा सकती है। और क्या किया जा सकता है, और देखो ये भरोसा दिलाया जा सकता है उन लोगों को जो रिसाइकलिंग के काम में लगे हुए हैं कि आपको इतना वेस्ट तो हम दिलवाएंगे ही, ताकि उनका काम चलता रहे। इसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको ग्रीन सर्टिफिकेट इशू किए जा सकते हैं, और वो ग्रीन सर्टिफिकेट की सहायता से मार्केट से मनी रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसा भी कर सकती है कि कुछ इंडस्ट्रीज के लिए ये अनिवार्य कर दिया जाए कि आप रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करोगे, रिसाइकल्ड प्रोडक्ट के अलावा आप कुछ नहीं इस्तेमाल करोगे। तो इससे क्या होगा, जो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स है ना उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको कोई बोल दिया जाए, सरकार ऐसा नियम लगा दे कि आप रिसाइकल्ड नोट्स ही पढ़ोगे, रिसाइकल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ोगे, मतलब ओल्ड जो पुरानी यूज की हुई एनसीईआरटीज हैं वही पढ़ोगे, नई एनसीईआरटी सरकार जारी करना ही बंद कर दे, तो फिर तो देखो जो पुरानी एनसीईआरटीज हैं जो यूज हो चुकी हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी ना। इसके बाद आता है पांचवा पॉइंट, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड क्वालिटी। देखो जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरर है ना, उनको वो जो टॉक्सिक मटेरियल इस्तेमाल करते हैं ना, टॉक्सिक मेटल से इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कैडमियम, लेड, इनका ना सब्स्टिट्यूशन ढूंढना चाहिए ताकि इन मेटल्स का इस्तेमाल ना हो इक्विपमेंट्स को बनाने में। इसका फायदा ये होगा, ऐसे ऐसे टॉक्सिक मेटल्स अगर होंगे ही नहीं इक्विपमेंट्स में तो उनकी रिसाइकलिंग आसान होगी, और कूड़े में भी फेंकेंगे तो इन्वायरमेंट को इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा, हालांकि फेंकना ही क्यों है। इसके बाद है अगला पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना उसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं। अब ना उन कंपोनेंट्स का ना क्वालिटी कंट्रोल करना चाहिए यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को। अब काफ़ी बार देखो चाइनीज़ माल होता है, चाइनीज़ कंपोनेंट्स होते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं 2-3 महीनों के इस्तेमाल के बाद ही, तो पूरा इक्विपमेंट ही ख़राब हो गया, इससे तो फिर वेस्ट ज़्यादा जनरेट होगा ना। अगर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट कंपोनेंट पे क्वालिटी कंट्रोल लगाए तो फिर वो पूरा इक्विपमेंट जो है वो लंबे समय तक चलेगा, वेस्ट कम जनरेट होगा। समझ रहे हो, पॉइंट ये है जो घटिया स्टैंडर्ड के कंपोनेंट्स होते हैं ना वो जल्दी खराब हो जाते हैं, वो ज्यादा वेस्ट जनरेट करते हैं।
क्वालिटी कंट्रोल करे सरकार, अच्छे कंपोनेंट्स लगे इन इक्विपमेंट्स में और कम से कम वेस्ट जनरेट हो। इसके बाद लास्ट में बारी आती है वे फॉरवर्ड की। जैसा देखो हमने पहले भी डिस्कस किया, जो ये रिसाइकलिंग का पूरा इकोसिस्टम है ना, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स इसमें हैं। बट देखो हमें इस सेक्टर पर ध्यान देना जरूरी है अगर हमें सस्टेनेबल फ्यूचर को इंश्योर करना है। अगर सरकार ध्यान देती है ना रिसाइकलिंग इकोसिस्टम को इंप्रूव करने पर, तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। इसके साथ साथ रिसोर्सेज की काफ़ी बचत होगी। और चूंकि देखो रिसाइकलिंग इकोसिस्टम में ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं ना, वो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। अगर सरकार ध्यान देती है तो इनफॉर्मल वर्कर्स को भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे अगर ये पूरी इंडस्ट्री थोड़ी प्रॉफिटेबल होती है। कुल मिलाकर लास्ट में ये कहा जा सकता है कि क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में सर्कुलर जो इकोसिस्टम है ना, सर्कुलर इकोनॉमी है, अब वो चॉइस की बात नहीं है कि आप सर्कुलर इकोनॉमी पर फोकस करो क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में या फिर नहीं। अब ये जरूरी हो गया है, अगर अब इसे हम इग्नोर करेंगे ना तो खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट आया था, जिसमें डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए बहुत सारे राइट्स और इंटाइटलमेंट्स का प्रोविजन किया गया था। बट देखो आज भी रियलिटी ये है, डेली लाइफ में जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स है ना, वो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स का सामना करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही थी, लेकिन देखो लोकल सेंटर पर एक डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट थी, अवनी प्रकाश। कायदे से इनको एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए था। जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना, वो इनको मिलना चाहिए था, लेकिन लोकल सेंटर वालों को पता ही नहीं था। तो उनके इस रवैये के कारण जैसे ही टाइम पूरा हुआ, इनसे आंसर शीट छीन ली गई। ये कहती रह गई कि कानून में प्रोविज़न है, मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, लेकिन लोकल सेंटर वालों ने इन्हें एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी अवनी प्रकाश वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी केस में कि देखो ये जो गैप है ना, अवेयरनेस की कमी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ये ड्यूटी थी कि वो लोकल लेवल पे सेंटर वालों को बताएं कि हाँ जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाना है, लेकिन इन्होंने बताया ही नहीं, इनकी गलती है। तो लोकल लेवल पे जो ये गैप है ना, ये फिल होना चाहिए ताकि इस एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उन्हें इंप्लीमेंट किया जा सके, डिफरेंटली एबल्ड लोगों को उनकी इंटाइटलमेंट्स और उनके राइट्स मिल सकें। इसी बैकड्रॉप में देखो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़ में कैसे डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स अच्छे से एजुकेशन को एक्सेस कर सकें, इसके लिए यूजीसी ने ड्राफ्ट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स को जारी किया। राइटर कहते हैं जिस हिसाब से यूजीसी ने डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइंस रिलीज की, ठीक है, मतलब अच्छी बात है, लेकिन बहुत कुछ और भी किया जा सकता था। सबसे बड़ी बात तो जो ड्राफ्ट रिलीज किया गया ना यूजीसी के द्वारा, वो कैसे रिलीज किया गया? जैसे प्रिंट निकाल लिया, जो ड्राफ्ट था, प्रिंट निकालने के बाद उसको स्कैन कर लिया, समझ रहे हो? जैसे आप इस एडिटोरियल डिस्कशन का प्रिंट निकाल लेते हो पेपर पे, और फिर पेपर की फोटो आप खींच लो कैमरे से, मोबाइल से, और उसको आप अपलोड कर रहे हो। इस प्रकार से ड्राफ्ट को अपलोड किया गया। तो राइटर कहते हैं कि ये कोई तरीका थोड़ी ना है, काफ़ी घटिया स्कैनिंग की गई है। अच्छा तो ये होता है कि डिजिटल डॉक्यूमेंट को अपलोड किया जाता और उसको ऑथेंटिकेट किया जाता डिजिटल सिग्नेचर से, ताकि पढ़ने वाले उसे ठीक से पढ़ तो पाते। ये देखो बात जो है ना, वैसे तो आंसर में लिखने के लायक नहीं है, लेकिन ऐसे में लिखने लायक है। मान लीजिए डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए कोई ऐसे आ जाता है, या फिर एथिक्स में कुछ आपको लिखना हो, तो आप सिस्टम की ना एपैथी के बारे में लिख सकते हो कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए आप कुछ कर रहे हो, लेकिन जो चीज़, जो ऑर्डर आपने जारी किया है वही ढंग से उनको एक्सेसिबल नहीं है, तो बाकी तो क्या ही आप सीरियस होंगे, ऐसे आप बता सकते हो। मतलब डिग्निफाइड लैंग्वेज में, ज़्यादा सरकार को ना क्रिटिसाइज करते हुए, सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हुए। ऐसा नहीं लगना चाहिए आंसर में कि ये कैंडिडेट जो है वो एंटी गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा। इसके बाद राइटर बोलते हैं इवन लास्ट टाइम जब यूनियन होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी की थी, पब्लिक नोटिस जारी किया था विद रिस्पेक्ट टू डिसेबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, तब भी यही गलती की थी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी डिसेबल्ड फ्रेंडली एयर ट्रैवल के संदर्भ में जब नोटिस जारी किया, तब भी यही गलती की थी। पेपर को प्रिंट करके उसको स्कैन कर दिया गया और वो ठीक से दिख भी नहीं रहा है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो ये जो गाइडलाइंस जारी की ना,
डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। गाइडलाइंस तो अच्छी हैं, काफ़ी एम्बिशियस हैं, बातें बड़ी बड़ी की गई हैं, लेकिन होना ये चाहिए था गाइडलाइंस के हर एक चैप्टर के ख़त्म होने के बाद एक चेकलिस्ट जारी की जाती कि हम ये करने वाले हैं। मतलब रिटोरिक तो ज़्यादा है बट एक्शन लेने वाले पॉइंट्स कम हैं। अगर देखो चेकलिस्ट दी जाती है ना, कैसे जैसे 2 महीने के अंदर अंदर हम डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटी देंगे और 1 साल के अंदर अंदर हम ये फैसिलिटी देंगे, तो ज़्यादा सही रहता है। एक्शन ओरिएंटेड फिर गाइडलाइंस होती वो, क्योंकि फिर ना उन गाइडलाइंस को मॉनिटर करना भी आसान हो जाता यूजीसी के द्वारा कि देखो ये गाइडलाइंस थी, 1 महीने के अंदर अंदर या फिर 2 महीने के अंदर अंदर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी थी डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स को, लेकिन अभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ये नहीं किया जा रहा है, तो मतलब उनको डांट लगानी है या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। मॉनिटरिंग आसान हो जाती यूजीसी के द्वारा। नेक्स्ट सजेशन राइटर ये देते हैं, देखो जो डाइवर्स डिसेबिलिटीज़ के लोग हैं ना, उनकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, तो एनुअल बेसिस पे या फिर 1 साल में 2 बार उनकी काउंसलिंग की जा सकती है। उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है अथॉरिटीज़ के द्वारा, कॉलेज अथॉरिटीज़ के द्वारा, कि उनकी मांग सुनी जाए कि क्या क्या वो दिक्कतें फेस कर रहे हैं। तो फिर उनकी आवश्यकताओं की असेसमेंट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्पेसिफिक नीड बेस्ड इंटरवेंशन कर सकता है कि हाँ ये चीज़ की आवश्यकता है हमारे यहाँ पे और इसको एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन ये तभी पता लगेगा जब समय समय पे डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स की ग्रीवेंस को एड्रेस करने के लिए एक स्पेशल सेल हो और रेगुलरली वो सेल डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स की बात सुने। इसी से संबंधित नेक्स्ट पॉइंट भी है, जो 2017 के राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल्स है ना, अगर देखो इनको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है ना, तो एक रिड्रेस मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर देखो इन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वो जा सकें शिकायत करने के लिए कि जी देखो यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं उन्हें इस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा नहीं इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और फिर उन कंप्लेंट्स को टाइम बाउंड मैनर में एड्रेस किया जाए यूजीसी के द्वारा। कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है, देखो जो हाई क्वालिटी एजुकेशन है ना, वो डिफरेंटली एबल पर्सन्स की एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा टूल है। अगर जो गाइडलाइंस अभी जारी की गई है ना डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उनको ठीक से इंप्लीमेंट किया जाता है ना, ये एक कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। डिफरेंटली एबल पर्सन्स अपना रियल पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं और अपनी कैपेबिलिटी को अनलॉक कर सकते हैं अगर ठीक ढंग से वो हायर एजुकेशन को एक्सेस कर पाते हैं, और उसके लिए ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस का ठीक ढंग से इंप्लीमेंट होना जरूरी है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रूरल टूरिज्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो मंडे को लोकसभा में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इन्फॉर्म किया गया, कोविड की अभी तक 3 जो वेव्स हमारे देश में आ चुकी है, इनकी वजह से टूरिज्म सेक्टर में लगे 2 करोड़ 15 लाख लोगों ने अपनी जॉब खो दी। इवन देखो जब फर्स्ट वेव आई थी ना, और फर्स्ट वेव के बाद लॉकडाउन लगा था, उसी समय 1 करोड़ 45 लाख लोगों की जॉब चली गई थी। अगर मान के चलें कि एक परिवार में एवरेज के तौर पर 5 मेंबर्स हैं, तो अगर 2 करोड़ 15 लाख लोगों की जॉब गई है ना, इतने लोग प्रभावित नहीं हुए। प्रभावित लोगों की संख्या है इंटू 5 टाइम्स, यानी ऑलमोस्ट 10 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं टूरिज्म सेक्टर में जॉब जाने की वजह से। याद कीजिए, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था ना, जब पेट्रियार्की हम डिस्कस कर रहे थे, वो ड्राइवर भाई साहब का एग्जाम्पल था। अब देखो कोविड-19 के दौरान उनको काम नहीं मिला, तो वो भी एक प्रकार से टूरिज्म सेक्टर की जो भी है ना, शिलोंग में सारा कुछ तो टूरिज्म के बेस पे चल रहा है, उनको काम नहीं मिला कोविड-19 के दौरान, तो उनके घर में जितने भी सदस्य थे वो सभी प्रभावित हुए। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो तीसरी वेव तो अब कम हो गई है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी काफ़ी जोर शोर से चल रहा है और काफ़ी कुछ अचीव भी किया गया है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। अब सरकार 10 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है ट्रैवल और टूरिज्म स्टेक होल्डर्स को, मतलब वो लोग जो ट्रैवल और टूरिज्म के काम में लगे हुए हैं। इवन जो टूरिस्ट गाइड है ना, उनको भी सरकार 1 लाख रुपए की मदद दे रही है ताकि वो इन क्राइसिस से अपने आप को निपट सकें। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये इनफ है? क्या इससे टूरिज्म सेक्टर में जॉब रिवाइव होंगी या फिर नहीं होंगी? और बहुत बार तो देखो ऐसा होता है, टूरिज्म सेक्टर के लिए सरकार ने जो फंड्स एलोकेट किए ना, उनका ठीक से यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पाता। मतलब जैसे एलोकेट किए 1000 करोड़ रुपए,
और इस्तेमाल हुए सिर्फ 200 करोड़। 800 करोड़ को तो यूज ही नहीं किया गया। न जाने क्यों मुझे तो ये बहुत ज़्यादा गलत लगता है। एक तरफ देखो लोगों को पैसों की आवश्यकता है, आपने पैसे एलोकेट भी कर दिए, लेकिन अकाउंट में ही पड़े रहे, आपने यूज नहीं किए उनको, जबकि लोगों को इतनी जरूरत है। आपको लगता नहीं ये बहुत ज़्यादा इनकॉम्पिटेंसी होती है सरकार की कि फंड एलोकेट कर दिए लेकिन उनको यूज नहीं किया, और लोगों को इतनी आवश्यकता होती है उन फंड्स की। खैर देखो, एक चीज जिसे अब प्रमोट किया जा सकता है जॉब जनरेट करने के लिए, वो है रूरल टूरिज्म। रूरल टूरिज्म का ना आज के समय में बहुत स्कोप है। रूरल एरियाज में टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप भी है, क्योंकि देखो आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अर्बन लाइफस्टाइल से काफ़ी परेशान हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें पीस ऑफ माइंड मिले। वो रूरल एरियाज में समय बिताना चाहते हैं जहाँ पर शांति होती है। अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं उनमें क्यूरियोसिटी भी रहती है रूरल कल्चर को लेके, रूरल हेरिटेज को लेके, तो वो वहाँ पर विजिट करने में इच्छुक हैं। रूरल टूरिज्म को अगर प्रमोट किया जाता है, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लोग जानना चाहते हैं नेचर के बारे में, रूरल लाइफस्टाइल के बारे में। और अगर देखो ग्रामीण इलाकों में टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है तो इससे रोजगार के काफ़ी अवसर पैदा होंगे रूरल एरियाज़ में, और रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ में जो माइग्रेशन होता है उसे रोका जा सकता है। इससे हमारा लोकल कल्चर हेरिटेज वो भी प्रमोट होगी, लोकल वुमेन एम्पावर होंगी, रूरल एरियाज़ में गरीबी खत्म होगी, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है, ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, एम्प्लॉयमेंट की हमने बात की, जॉब्स के नए अवसर पैदा होंगे, इन्वायरमेंट इंप्रूव होगा। ये सब फायदे होंगे अगर ग्रामीण इलाकों में हम टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। लेकिन देखो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं। आमतौर पर होता क्या है, टूरिस्ट अगर जाते हैं ग्रामीण इलाकों में विजिट करने के लिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी की दिक्कत होती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है। अभी हमारे देश में कानून ऐसे हैं जो अर्बन एरियाज़ में टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा फोकस्ड हैं। ग्रामीण इलाकों में टूरिज़्म को प्रमोट करने में जो चैलेंजेस आते हैं उनको एड्रेस करने वाले कानून फ़िलहाल हमारे देश में नहीं हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट की काफ़ी दिक्कत आती है। काफ़ी सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं गांव में जो टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता। नेक्स्ट, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज का भी अभाव होता है। मतलब टूरिस्ट जो आएँ उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा ह्यूमन रिसोर्स आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में नहीं देखने को मिलता। उन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। लास्ट में प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, सफिशेंट इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें, ये चैलेंजेस हैं रूरल इलाकों में टूरिज़्म को प्रमोट करने में। ये सारी स्कीम्स हैं जो सरकार के द्वारा चलाई गई हैं टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। अतिथि देवो भव, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, स्वदेश दर्शन स्कीम, प्रसाद, रिफॉर्म्स इन वीज़ा प्रोसेस, ऑनलाइन ऑप्शन ऑफ अप्लाइंग फॉर टूरिस्ट वीज़ा, ई वीज़ा फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की है 163 यानी 163 कंट्रीज़ के नागरिकों के लिए। अब देखो वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। क्या कुछ किया जा सकता है ये इंश्योर करने के लिए कि ग्रामीण इलाकों में टूरिज़्म प्रमोट हो? सबसे पहले देखो आइडेंटिफाइड रूरल एरियाज़ में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता है। दूसरे नंबर पे ग्रामीण इलाकों में यंग और पोटेंशियल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको एंकरेज करने की आवश्यकता है कि आप ग्रामीण इलाकों में टूरिज़्म संबंधित अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आओ। नेक्स्ट, यंग एंटरप्रेन्योर्स को लोन देने की आवश्यकता है, उन्हें सपोर्ट करने की आवश्यकता है। इसके अलावा FDI और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाई जा सके। टूरिज़्म सर्किट डेवलपमेंट अप्रोच अपनाओ ताकि ना सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में बल्कि ओवरऑल पूरे रीजन में टूरिज़्म डेवलप हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। आवश्यक सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स लेने की आवश्यकता है टूरिस्ट के लिए। और एक म्यूजियम या फिर इंफॉर्मेशन सेंटर को हो, इंटरप्रिटेशन सेंटर को हो, ये इस्टेब्लिश किया जा सकते हैं आइडेंटिफाइड एरियाज़ में ताकि टूरिस्ट के लिए सारी इन्फॉर्मेशन हो एक ही जगह पे। नेक्स्ट, सरकार को लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारें और उन्हें प्राइड महसूस हो अपने कल्चर के बारे में। वो जानें कैसे टूरिस्ट के साथ बिहेव करना चाहिए, उन्हें रूरल टूरिज़्म के फ़ायदों के बारे में बताया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच कोऑर्डिनेशन हो ताकि सभी स्टेक होल्डर्स एक कॉमन छतरी के नीचे आएँ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और दूसरे ऐसे कार्यों के लिए जिससे रूरल इलाकों में टूरिज़्म प्रमोट होता हो। नेक्स्ट पॉइंट, टूरिज़्म की चेंजिंग डिमांड्स के हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप किया जाए रूरल एरियाज़ में।
नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और लोकल एरियाज़ में जो हमारी हेरिटेज है उसको भी सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। मतलब ऐसा नहीं कि जो विरासत है वो टूरिज़्म के बढ़ने से इरोड होना स्टार्ट हो जाए, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाए। अवेयरनेस वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। सबसे लास्ट में है डेमोक्रेटिक मूवमेंट होनी चाहिए रूरल एरियाज़ में, जिससे कि ग्रामीण जो लोग हैं वो सभी लेवल पर रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं टूरिज्म से संबंधित उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर के लोग आकर ग्रामीण इलाकों में टूरिज्म संबंधित एक्टिविटीज़ करें और लोकल लोगों को उसका फ़ायदा ना हो। टूरिज्म अगर बढ़ता है ग्रामीण इलाकों में तो लोकल लोगों को पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, उनका फ़ायदा होना ज़रूरी है। ये हमने वे फॉरवर्ड डिस्कस किया। इस प्रकार से हम रूरल एरियाज़ में टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकते हैं। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।